हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की जो क्लासेस चल रही है उसमें हमने बेसल खत्म किया पिछले क्लास में। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एनपीए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम हमेशा रोज सुनते रहते हैं एनपीए क्या है, एनपीए बैंकों में एनपीए बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से बैंकों का स्थिति खराब है। ये सब सारी बातें होती रहती हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके मेंस एग्जाम में, प्री में, इंटरव्यूज में भी आजकल इससे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन को पूरा लास्ट तक देखिए, हो सकता है कि इसमें 2 वीडियोस बने इसके लिए। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट भी जरूर कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है एनपीए। एनपीए क्या है? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। चलिए, इसमें 3 बातें हैं, नॉन परफॉर्मिंग और एसेट्स। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। एनपीए समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वो जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं एसेट क्या है। हमारे लिए एसेट्स क्या होता है? एसेट नॉर्मल भाषा में क्या है? हमारा ऐसा चीज जिससे हमें इनकम होता है, एसेट, वो उसको हम लोग एसेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा खेत, किसान के लिए खेत उसका एसेट हो गया। एक ट्रक ड्राइवर के लिए ट्रक उसका एसेट हो गया। एजुकेटर के लिए पेन और ये बोर्ड उसका एसेट हो गया। एक ऑनलाइन क्लास चला रहा है उसके लिए कैमरा, ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो, ये व्हाइट बोर्ड, ये चीजें एसेट हो गई। तो उसी तरह से बैंक के लिए एसेट क्या है? बैंक के लिए लोन्स, जिससे उन्हें आमदनी होती है, वो क्या है? लोन्स। जो भी वो लोन प्रोवाइड करते हैं वही उनका एसेट है, क्योंकि इसी लोन से उनको इनकम होता है, उनके इंटरेस्ट से, और उसी इंटरेस्ट से वो जो भी पैसा डिपॉजिट करते हैं, जो उनकी लायबिलिटी है, उसको वो इंटरेस्ट पे करते हैं या अपने खर्चे चलाते हैं, एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं और उनसे उनका बचत होता है। ये सारी चीजें, तो जो लोन्स है वो उसके लिए एसेट हो गया। ठीक है, अब हम लोन देते हैं। ठीक है, किसी बैंक ने लोन दिया। मान लीजिए एक आदमी है राहुल, वो 1 लाख रुपए सैलरी अर्न कर रहा है अपने, उसके पास अच्छी जॉब है, वो 1 लाख रुपए सैलरी अर्न कर रहा है। उसने एक कार खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया, मान लीजिए एसबीआई से ही लोन लिया 5 लाख। 5 लाख लोन लिया कार खरीदने के लिए। तो जब भी लोन लेते हैं तो बैंक एक ईएमआई फिक्स करती है। हर मंथ आपके अकाउंट से एक अमाउंट डिडक्ट होता है, जो लोन का इंटरेस्ट विद मूल के साथ वापस होता है बैंक को। जो आप उधारी लिया है आपने, मैंने अगर मान लीजिए राहुल ने जो लिया वो उसके लायबिलिटी हो गई, तो वापस करेंगे हर मंथ। तो उसके सैलरी से हर मंथ वो पैसा कट रहा है, बैंक का पैसा वापस आ रहा है, सही ढंग से वापस आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, बैंक को प्रॉफिट हो रहा है। तो जो ये कार लोन हुआ वो एसेट कैसा हो गया? परफॉर्मिंग एसेट। इसको हम क्या बोलते हैं? परफॉर्मिंग एसेट, जो उसके लिए बढ़िया काम कर रहा है। इसका एक और नाम होता है स्टैंडर्ड एसेट। ठीक है, स्टैंडर्ड एसेट, जो लोन बढ़िया ढंग से रीपेमेंट हो रहा है, हर महीने रीपेमेंट आ रहा है, उसका वापस आ रहा है सही ढंग से, उसमें कोई भी उसका इंटरेस्ट भी पे हो रहा है, बढ़िया ढंग से चल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफॉर्मिंग एसेट या स्टैंडर्ड एसेट। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए एक बंदा है राम, उसने लोन लिया किसी तरह से और उसकी 6 महीने बाद उसकी जॉब चली गई, या राहुल ही है, उसकी जॉब चली गई 6 महीने बाद, किसी भी रीजन से वो बीमार हो गया, किसी वजह से वो घर बैठ गया, उसका अर्निंग खत्म हो गया, जो अर्न वो कर रहा था वो खत्म हो गया। तो जब उसकी अर्निंग खत्म हो गई तो वो जो कार लोन लिया था उसको वापस कैसे करेगा? उसका ईएमआई तो नहीं जाएगा। तो जो ईएमआई जाना था, मान लीजिए 1 जून को उसका ईएमआई जाता है हर महीने, तो 1 जून को उसका ईएमआई जाना था, वो ईएमआई नहीं गया। ठीक है, वो उसके पास वो कट गया। तो जो 1 से पहला दिन 30 दिन पे, हर तीसरे दिन पे ईएमआई जाता है,
तो तीसरे दिन जो था वो EMI नहीं गया, ठीक है। चलिए बैंकों ने कोई बात नहीं, उसको देखा कि चलो ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम हो गई तो अच्छा कस्टमर है, पैसे तो आ ही जाएंगे। अब आ गया 1 जुलाई, 60 डेज, ठीक है। ये 30वें दिन से बढ़ के मतलब मई के बाद, 1 मई को उसका EMI गया था, उसका 1 जून को जाना था, तो 30 दिन हो गया। अब वो 60 डेज पे आ गया, फिर भी उसका EMI नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ा। अब आ गया 1 अगस्त, अब इसको ये 90 डेज पूरा हो गया भाई, 90 दिन के बाद उसकी EMI नहीं आई। तो जो 90 दिन के बाद अगर पैसा नहीं आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब NPA। अगर कोई भी लोन का EMI कंटिन्यूअसली 90 डेज तक ना आए, उसमें कोई भी रीपेमेंट ना आए, उसका इंटरेस्ट पे ना हो, तो वो उसको कैटेगराइज कर देता है बैंक NPA में, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में, मतलब वो एसेट जो है हमको कोई इनकम नहीं दे रहा है। तो 90 डेज के बाद वो NPA हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो लोन हम बैंक ने दिया और उसका जो EMI आना है, रीपेमेंट आना है, वो 90 डेज तक अगर नहीं आएगा कंटिन्यूअसली, उसमें कोई भी रीपेमेंट नहीं आएगा, तो वो जो लोन है वो NPA में चला जाएगा, ठीक है। ये NPA का कॉन्सेप्ट है, सिंपल यही है। तो जो NPA सबसे पहले भारत में कब इंट्रोड्यूस हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, कई बार पूछ चुका है। पहले बैंकिंग में NPA का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, लोन बैंक देती थी और उससे जो भी इनकम हुआ वो अपने प्रॉफिट में दिखा देती थी। इसीलिए 90 के आसपास हमारे बैंक में हमारे जो भारत में थी वो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। उससे पहले बैंकों का बैंक प्रॉफिट में ही रहते थे हमेशा, क्योंकि वो NPA नहीं दिखाते, जो उन्होंने पैसे दिए उसकी कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता था उनके डेटा में। वो बोलते थे कि हमने इतने पैसे दे दिए हैं, ये भी हमारा एसेट है और ये परफॉर्म है, इससे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो 1992 में 1992 में जब भारत में फाइनेंशियल रिफॉर्म किया गया, उस समय ये NPA वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। बोला गया कि बैंक्स जो लोन दे रही है उसमें जो वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उनको तो ऐड ही नहीं कर रही है, उनके बारे में तो बैंकों को कुछ पता ही नहीं है। तो ये तो जो पैसा जा रहा है ये बहुत बड़ी, इसी वजह से क्राइसिस आई थी। तो उस समय ये 1992 में ये NPA वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि NPA में और चीजें क्या होती हैं। हमने बात किया 30 डेज के लिए, 1 to 30 डेज, 30 to 60 डेज, 60 to 90 डेज, ठीक है। तो ये 3 चीजें ना, पहले से 30 दिन, 30 से 60 दिन, 60 से 90 दिन, तब ये NPA होगा। तो पहले बैंक क्या करते थे कि इन चीजों, इतने टाइम पे वो कोई ध्यान नहीं देते थे। RBI ने बोला NPA तो हो गया भाई, लेकिन उससे पहले 90 दिन तो आपको टाइम मिला। 90 दिन आपने क्या किया, 90 दिन क्यों नहीं कोई करेक्टिव, उसके लिए कोई आपने कदम उठाया कि भाई ये NPA में जाने वाला है, आपके पास 90 दिन तो है। RBI ने आपको 90 दिन दिया NPA जाने से पहले, उस लोन को 90 दिन तो है। 90 दिन बैंकों ने क्या किया, क्यों नहीं उस कस्टमर से बात किया गया? तो बैंकों ने बोला कि हमारे पास तो इतना सारा प्रेशर है, स्टाफ कम है, ये है वो है, बहानेबाजी होने लगी भाई कि इतना प्रेशर है, हम कैसे एक एक लोन को देखें। तो RBI ने 2014 में 2014 में एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। किस चीज के लिए? NPA के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया NPA के लिए। बोला कि 1 से 90 दिन के बीच में एक सिस्टम बनाया जाए, हर बैंक में आपके यहाँ एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें एक वार्निंग दिला कि भैया ये अकाउंट का देखिए EMI नहीं आ रहा है और ये NPA में जाने वाला है, ताकि बैंक उसके बारे में उससे कस्टमर से बात कर सके या कोई करेक्टिव कदम उठा सके, ताकि वो
एनपीए में जाने से रोका जा सके। पहले पहले क्या होता था कि एनपीए में चला गया, फिर हम रिकवरी की बातें करते थे कि अच्छा एनपीए में रिकवरी क्या है। तो आरबीआई ने बोला कि रिकवरी की बात तो बाद में होगी, पहले पहले 90 दिन का जो टाइम है उसमें आप कुछ कदम तो उठाइए कि वो एनपीए में ना जाए। हो सकता है कि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो, आप जाके देखिए, कस्टमर से बात कीजिए, या फिर वो बिल्कुल डिफॉल्टर है, क्या प्रॉब्लम हो गई, ये सब चीजें की गई। तो उस समय एक क्या बनाया गया, अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसको क्या बोला गया, SMA, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। ठीक है, ये बोला गया स्पेशल मेंशन अकाउंट, SMA। मतलब मान लीजिए किसी लोन का पहला ईएमआई नहीं आया, फर्स्ट ईएमआई नहीं आया, तो ये वार्निंग देगा। जो स्पेशल मेंशन अकाउंट में वो ये अकाउंट जो है, मान लीजिए राहुल ने लोन दिया, उसका पहला ईएमआई नहीं आया, तो उसी समय से ये बैंकों को एक वार्निंग देगा। ये जो स्पेशल मेंशन अकाउंट में आ जाएगा वो कि भैया देखो इसका पहला ईएमआई नहीं आया है, ये हो सकता है कि एनपीए में जाए, लेकिन ठीक है एक ईएमआई किसी वजह से नहीं आ सकता है, हो सकता है कि किसी महीने में उसकी सैलरी कम आए, कोई घर में कोई फंक्शन हो गया, अगले महीने में आएगा। ठीक है, तो जो 0 to 30 था वो SMA 1 बोला गया, जिसको SMA 0 बोला गया, सॉरी 0। उसके बाद 30 से 60 दिन का एक टाइम फ्रेम आया, जिसको बोला गया SMA 2, SMA 1। ठीक है, SMA 1 बोला गया। अब ये बात क्रिटिकल हो गई भाई कि दूसरा ईएमआई भी नहीं आया है कि नहीं, तो SMA 1 में इसको रखा गया स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। और ये जो 60 to 90 डेज था, जो लास्ट का था सबसे क्रिटिकल, इसको बोला गया SMA 2। ठीक है, तो ये 3 तरह के SMA अकाउंट्स है, स्पेशल मेंशन अकाउंट, SMA 0, SMA 1 और SMA 2। जो 1 to 30 डेज में आते थे, मान लो उनका ईएमआई नहीं आया, उसको SMA 0 बोला गया। 30 to 60 डेज में उसे SMA 1 बोला गया, और 60 to 90 डेज में जो आया उसको SMA 2 बोला गया। ये क्या था, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम था, जो ये बताता था कि देखिए भाई इतना ईएमआई नहीं आ रहा है, ये एक पोटेंशियल एनपीए है, तो बैंकों को उसके बारे में करेक्टिव कदम उठाने थे। स्पेशल इसके लिए अलग अलग बैंकों में अलग अलग नाम दिया गया है इसका, कहीं पे स्पेशल वॉच लिस्ट है, कहीं पे कुछ है, किसी बैंक में कुछ है, बट इसको बोला जाता है SMA, स्पेशल मेंशन अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत कम जगह बताई जाती हैं, लेकिन एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इतनी सारी बातें हो गई कि बैंक, तो आरबीआई ने ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम दे दिया कि नहीं, एनपीए होने ही नहीं दिया जाए तो रिकवरी की बात ही नहीं आएगी। जितना कम एनपीए बढ़ जाएगा उतना एनपीए की वजह से हमें प्रॉब्लम्स कम आएंगी। ठीक है, तो ये हो गया, ऐसे ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, 2014 में। SMA आप समझ गए, स्पेशल मेंशन अकाउंट, ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम था। चलिए, अब जो है ये सब करने के बाद भी हमें जब स्पेशल मेंशन अकाउंट हो गया, हमने वो सारी बातें कर ली, फिर भी बैंक का जो वो लोन था वो एनपीए हो गया। तो जब एनपीए हो गया तो भी ये बात खत्म नहीं होती है, फिर उसका रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट होता है कि बैंक का रिकवरी कैसे किया जाए। उसके बाद जब स्टैंडर्ड अकाउंट से, जब वो स्टैंडर्ड अकाउंट था तो फिर एनपीए हुआ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हुआ। उसके बाद 2 वर्ड और आते हैं, सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल एसेट्स। ठीक है, तो वो क्या है, पहला देखते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स। ये क्या है, जब एनपीए हो गया, 90 दिन के बाद एनपीए हो गया, ठीक है, तो एनपीए अकाउंट में चला गया, तो हम इसको कैटेगराइज करते हैं, बैंक उसको रिकवरी प्रोसेस में जाती है तो उसको 2 भाग में बांटा जाता है कि सब स्टैंडर्ड एसेट है कि अभी भी इस अकाउंट का रिकवरी का कुछ चांसेस है, या अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, रिकवरी प्रोसेस में हम लोग जाते हैं तो उस समय खत्म हो रहा था। तो ये क्या होता है, जो रिकवरी के बाद की, मतलब एनपीए के बाद की बात बोल रहा हूं मैं, एनपीए हो गया 90 दिन के, उसके बाद 0 to 12 मंथ्स, 12 महीने से कम या 12 महीने तक, 90 दिन जो एनपीए होने के बाद जो अकाउंट रहता है
उसको हम लोग सब स्टैंडर्ड एसेट्स बोलते हैं। इसमें बोला जाता है कि अभी भी रिकवरी का चांसेस है, अभी भी ये पैसा वापस आ सकता है, ठीक है। जैसे ही 12 मंथ से ऊपर जाता है अकाउंट, एनपीए की बातें हो रही है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा भी ध्यान इधर होगा तो समझ नहीं पाइएगा। एनपीए की बात हो रही है, 90 दिन का जो टाइम फ्रेम था, एसएमए हो गया, हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम देख लिया, लेकिन फिर भी अकाउंट एनपीए हो गया, तो जो पहला 12 महीना होता है उसमें कैटेगराइज किया जाता है उस अकाउंट को सब स्टैंडर्ड एसेट्स में। उसके बाद जो 12 महीने से ऊपर जाता है सॉरी, तो उसको बोला जाता है डाउटफुल एसेट्स। डाउटफुल एसेट्स कि भैया अब 50% चांस रह गया है, उससे भी कम रह गया रिकवरी का, ये डाउटफुल हो गया, अब ये रिकवरी नहीं होगा। इसके तब ये अलग अलग कैटेगरी में जाता है, तो अलग अलग रिकवरी के टूल्स आते हैं, ये हम अगले सेशन में देखेंगे, वो डिटेल्स देखेंगे। अभी ये समझिए, आप इसके बारे में जानिए। तो ये डाउटफुल एसेट्स हो गया। 12 महीने से लेके 24 महीने के बीच में जो बातें होती हैं वो हो जाता है डाउटफुल एसेट, ठीक है। जैसे 24 महीने से आगे बढ़ता है वो आता है लॉस एसेट्स, मतलब अब इसमें रिकवरी की कोई चांस नहीं है। जैसे ही 24 मंथ से ऊपर जाता है, 0 to 12 मंथ तक रहा डाउट सब स्टैंडर्ड एसेट्स, 12 to 24 मंथ्स तक रहा, ये डाउटफुल एसेट्स में आ गया। जैसे ही 24 मंथ से ऊपर गया वो आ गया लॉस एसेट्स में। लॉस एसेट्स मतलब अब इसकी रिकवरी की कोई चांस नहीं है, अब इसको राइट ऑफ, आगे जो भी रिकवरी का एक हमारा ये होता है प्रोसीड्यूर्स होता है, उतना जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना एग्जाम से नहीं पूछते। एग्जाम्स में आपको यहीं तक पूछा जाएगा, आगे जो भी बातें हैं वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इतनी बातें आप समझ गए, ये कैटेगराइज किया गया एनपीए को। एनपीए होने के बाद सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट्स, ठीक है। चलिए समझ गए आप लोग, ये बातें हो गई। अच्छा, एक चीज और है एनपीए में, एक चीज और जानना इंपॉर्टेंट है। हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि हमने लोन दिया, या कोई आपको कहता है कि मैंने बैंक से एडवांस लिया है, लोन एंड एडवांस, लोन एंड एडवांस। बहुत सारे लोग समझते हैं कि दोनों एक ही चीज है, बट डिफरेंट है, दोनों में स्लाइट सा डिफरेंस है। चीज एक ही है, काम एक ही है, दोनों उधारी है हमारे ऊपर, बट कॉन्सेप्ट में, बेसिक कॉन्सेप्ट में दोनों में अंतर है, लोन और एडवांस में। लोन क्या होता है कि अभी जो हमें जरूरत है, मान लीजिए हमें घर खरीदना है, तो ये जरूरत क्या है, अभी की जरूरत है। हमें कार खरीदना है, ये अभी की जरूरत है, ठीक है। हमें कुछ पर्सनल लोन लेना, अभी हमें कोई भी काम, अर्जेंट कुछ काम आ गया, पर्सनल लोन। जो करंट काम के लिए हम ले रहे हैं, जो अभी की जरूरत को पूरा करने के लिए हम ले रहे हैं, उसको लोन बोला जाता है, ठीक है। एडवांस क्या है कि हम भविष्य की जरूरत के लिए कोई लोन लेकर रख रहे हैं अपने पास, वो एडवांस होता है भविष्य की जरूरत के लिए। मतलब कि जो हमें आने वाली कोई जरूरत है, मान लीजिए हम बिजनेसमैन है तो हमें फंड की जरूरत पड़ती रहती है, तो जो आने वाले, तो उसके लिए हम लोग कोई ले रहे हैं, तो उसमें आता है क्रेडिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट, इसमें क्या होता है कि बैंक एक अमाउंट दे देती है कस्टमर को, बोलती है कि मान लीजिए क्रेडिट कार्ड या ओवरड्राफ्ट, ये एडवांस दे दिया गया, आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप यूज करेंगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लोन में क्या होता है कि जैसे ही आपने वो लोन लिया, एक मान लीजिए आपने 50 लाख का लोन लिया, तो बैंक आपको 50 लाख पूरा आपके अकाउंट में डाला और उसका एक रीपेमेंट मंथली ईएमआई फिक्स किया, और आपका इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा पूरे 50 लाख पे। बट एडवांस में क्या होता है कि एक एडवांस आपको पे किया, मान लीजिए आपने 50 लाख का एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिया, तो आपके अकाउंट में 50 लाख रहेंगे, बट आप इसके पास फ्रीडम है कि आप इसमें से 10 लाख भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने 10 लाख यूज किया तो आपको इस 10 लाख पे ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। समझ के बाद कॉन्सेप्ट क्या है। और अगर आपने 10 लाख वापस कर दिया, फिर से 50 लाख आपके पास एडवांस हो गए, तो आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा,
आपने 10 लाख जितने दिन के लिए लिए उतने दिन का ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सेम इस क्रेडिट कार्ड में भी सेम बात है। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है, मुझे 25,000 का एक टीवी खरीदना है, तो मैंने 25,000 का एक टीवी खरीद लिया, शॉपिंग कर लिया, तो मुझे 1 लाख पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, मुझे इस 25 लाख पे ही इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, समझ गए लोन और एडवांस में क्या अंतर है। लोन जो हमें अभी की जरूरत के लिए लेते हैं, एक मुश्त पैसा हमें मिल जाता है और पूरे लोन अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, जबकि एडवांस हम भविष्य की जरूरत के लिए लेते हैं, जितना हमने लिया उतना पे हमें इंटरेस्ट पे करने का पड़ेगा, वापस कर दिया विद इंटरेस्ट, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब बात आती है कि एनपीए से कहाँ ये रेलिवेंट है। सॉरी, तो ये एनपीए से कहाँ रेलिवेंट है। तो जब लोन कोई एनपीए होगा तो उसको एनपीए बोलते हैं। अब अगर 90 दिन तक कोई रिपेमेंट नहीं आया तो उसको एनपीए बोलते हैं। बट अगर कोई एडवांस में 90 दिन तक कोई भी रिपेमेंट नहीं आया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर। ये आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। ठीक है, फर्क ये भी है। समझ गए आप लोग लोन और एडवांस में फर्क। ये भी क्वेश्चंस कभी पूछा गया, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने ये इसको डिस्क्राइब किया। समझ गए आप लोग लोन और एडवांस में क्या फर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और इसमें आती है एनपीए में, एनपीए टॉपिक में ही आती है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है। हम कोई भी लोन लेते हैं तो बैंक हमसे सिक्योरिटी मांगती है कि भैया हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, बट हमारे पास सिक्योरिटी क्या है, आप इसके बदले में हमारे पास क्या जमा करेंगे। हम कुछ लोन दे रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं, तो आप लेके चले जाएंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा, तो उसके बदले में एक सिक्योरिटी मांगते हैं। ठीक है, तो ये बैंक सिक्योरिटी होती है। किसी भी लोन के लिए एक सिक्योरिटी दिया जाता है। सिक्योरिटी कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज प्लेज, सेकेंड इज मॉर्गेज, एंड थर्ड वन इज हाइपोथिकेशन। अब आप लोग बोलेंगे ये 3 तरह की सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी है भैया, तो इसमें अंतर क्या है। अंतर है, इसीलिए तीनों को अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से बताया जाता है, अलग अलग तरीके से बोला जाता है। सबसे पहले बोलते हैं प्लेज। प्लेज उस तरह की सिक्योरिटी है जिसमें जो भी चीज हम गिरवी रखेंगे, जो भी चीज हमारा सिक्योरिटी रखेंगे, वो मूवेबल होगा। मूवेबल मतलब वो उसको हम लोग अपनी जगह से हिला सकते हैं। जैसे कि गोल्ड, हम लोग गोल्ड लोन लेते हैं ना, गोल्ड लोन प्लेज सिक्योरिटी में, जो गोल्ड है वो प्लेज सिक्योरिटी में, ये मूवेबल है। इसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। और ये जो हम गोल्ड लोन लेते हैं तो गोल्ड कहाँ रहता है, हमारे पास तो रहता नहीं, गोल्ड हम बैंक में जमा कर देते हैं। ऐसी सिक्योरिटी जो मूवेबल हो और जिसका पोजीशन बैंक के पास रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका ओनर कौन रहेगा, जब तक वो लोन रहेगा तब तक बैंक। इसको हम लोग प्लेज सिक्योरिटी बोलते हैं। अब हम लोग करते हैं मॉर्गेज सिक्योरिटी। मॉर्गेज सिक्योरिटी वो होता है जो इमूवेबल होता है, जिसको हम लोग हिला डुला नहीं सकते। जैसे कि हाउस, घर, हम घर लेते हैं, कोई भी हाउसिंग लोन लीजिएगा तो आपका वो हाउस जो है वो मॉर्गेज रहता है बैंक के पास, जब तक आप उसका लोन रीपेमेंट नहीं कर देते। इमूवेबल होता है, लेकिन वो घर तो आपके पोजीशन में रहता है ना। आपने लोन लिया, घर ना लिया, अगर आपने लोन नहीं चुकता किया तब बैंक उसको जब्त करेगी या नीलाम करेगी। लेकिन अगर आप लोन सही ढंग से रीपेमेंट कर रहे हैं तो उसके मालिक कौन है, आप हैं। तो वो ओनर कौन हुआ, ओनर हुआ पर्सन। जो ओनर है वो पर्सन है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको हम हिला डुला नहीं सकते, वो एक जगह पे स्थित है। और ओनर जो है वो पर्सन हो, बैंक के पास नहीं, पर्सन के पास रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हो गया हाइपोथिकेशन। क्या है हाइपोथिकेशन? मेनली यूज होता है व्हीकल लोन में, मतलब कार लोन में, बाइक लोन में। इसमें क्या चीज है कि ये मूवेबल है,
ये जो चीजें आती है वो मूवेबल होती हैं, बट और इसका जो ओनर रहता है वो पर्सन रहता है, जो लोन लिया है उसके पास ये चीज रहती है। ठीक है, समझ में आ गया तीनों में क्या अंतर है। प्लेज मूवेबल प्रॉपर्टी है बट उसका ओनर बैंक रहेगा, वो बैंक के पास जमा रहेगी। मॉर्गेज मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसका ओनर वो पर्सन रहेगा जिसने लोन लिया है, जैसे कि हाउस लोन। हाउस लोन इसमें हाउस जो है वो सिक्योरिटी होता है। हाइपोथिकेशन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मूवेबल। ये मूवेबल है और इसका ओनर जो है वो जिसने लोन लिया है वो रहता है। ठीक है, समझ में आ गया, सिक्योरिटी की बात हो गई। अब एक आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक इंपॉर्टेंट है एनपीए में, आपने बहुत जगह सुना होगा कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाया आरबीआई ने कुछ बैंकों पे। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत जगह सुना होगा आपने और पढ़ते भी होंगे। तो ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आखिर है क्या? पीसीए बोलते हैं इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आरबीआई उन बैंकों पे लगाती है जो कि सही ढंग से कार्य नहीं करे, जिनका प्रॉफिट सही नहीं है, जिनका एनपीए लेवल बहुत बढ़ गया है, उसको हम लोग पीसीए लगाती है। ठीक है, इसमें इसके तीन बेसिक क्राइटेरिया हैं जिसपे कि ये लगाया जाता है। ठीक है, ये अगर इन तीन चीजों में बैंक सही ढंग से काम नहीं करेगी तो इस पे पीसीए लगा देती है आरबीआई। तो वो क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो जिसमें सीएआर कैश एडुकेशन रेशियो, सीआरआर, एसएलआर वगैरह होते हैं। अगर ये सही ढंग से मेंटेन नहीं हो रहा है, बैंक का एक जो आरबीआई का बेसिक एक जो उनका क्राइटेरिया है, उनका एक मापदंड है, उसके अनुसार अगर उन्होंने कैपिटल रेशियो सही ढंग से मेंटेन नहीं किया है तो उस पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगा दिया जाता है। ठीक है, दूसरा होता है एसेट क्वालिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी मेनली एनपीए लेवल। ठीक है, सीआर में 9% हमको मेंटेन करना होता है ना, अगर 9% मेंटेन नहीं हो रहा है तो बैंक उस पे जो आरबीआई है उस बैंक पे सीआर लगाती है। एनपीए लेवल, नेट एनपीए कितना होना चाहिए, तो आरबीआई ने एक मापदंड सेट किया कि आप जो टोटल लोन देंगे, टोटल लोन दिया है आपने, टोटल लोन अमाउंट, उसका अगर 10% एनपीए हो गया, इक्वल या ज्यादा, 10 या उससे ऊपर एनपीए में चला गया, मतलब मान लीजिए 100 रुपए लोन दिए हैं किसी बैंक ने, अगर उसका 10 रुपए एनपीए हो गया, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, तो आरबीआई उस पे पीसीए लगा देगी, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। दिस इज द एसेट क्वालिटी, इसको हम लोग एसेट क्वालिटी बोलते हैं। थर्ड वन इज प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब अगर कोई बैंक प्रॉफिट में नहीं है, कंटिन्यूअसली लॉस में जा रही है, 2 या 3 साल कंटिन्यूअसली लॉस में गई, अगर ये तीन चीजें बैंक पूरा नहीं करती है तो उसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में डाल दिया जाता है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में उस पर क्या असर पड़ता है बैंकों पे, तो बैंक समझ गई है, कैपिटल रेशियो, सीआरआर, एसएलआर अगर उन्होंने मेंटेन नहीं हो पा रहा है उनसे सही ढंग से, जो उनका बेसिक है 9% सीआर जो उनको मेंटेन करना पड़ता है, अगर वो नहीं करते हैं तो या फिर उनका एसेट क्वालिटी सही नहीं है, एनपीए, नेट एनपीए, जो टोटल लोन का 10% से ज्यादा एनपीए हो गया तो उनको प्रॉम्प्ट करेक्टिव, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनका जो फायदा, जो लाभ आ रहा है वो अगर सही ढंग से नहीं वो कर पा रहे हैं तो उनको पीसीए में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो पीसीए क्या है, कि पीसीए में डालते हैं तो इससे बैंकों पे क्या असर पड़ता है, इससे बैंकों पे बहुत खराब असर पड़ता है, उसके साख पे बहुत खराब असर पड़ता है। आरबीआई उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं हो जाए,
फिर सरकार उसको कुछ फाइनेंशियल कैपिटल इन्फ्यूजन करती है, वो आगे की बातें हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब तक कि उनकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं हो जाए तब तक उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है। तो रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या होती हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेंडिंग, कोई भी वो लोन नहीं कर सकता है, जिसपे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लग जाएगा वो लोन्स नहीं कर सकते। उन पे रोक लगा देते हैं कि भैया कि आप कॉर्पोरेट लोन बड़े बड़े ये सब लोन नहीं करेंगे, आपका तो ऐसे ही एसेट क्वालिटी इतना खराब चल रहा है, आप और लोन करेंगे मतलब आपका और एनपी होगा और स्थिति खराब होगी, तो आप भैया आप नहीं कर सकते लोन। ठीक है, उसके बाद वो रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते। रिक्रूटमेंट आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से कुछ बैंक्स का रिक्रूटमेंट नहीं आ रहा है बीपीएस में, बिकॉज कि वो उस पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगा हुआ, वैकेंसीज नहीं निकाल सकते क्योंकि उनका प्रॉफिटेबिलिटी सही नहीं है, वो प्रॉफिट में नहीं है। तो वो बैंक और ज़्यादा अगर वो वैकेंसी करेंगे, एम्प्लॉयज़ को लेंगे, उनको सैलरी पे करना पड़ेगा, उनका खर्चा बढ़ जाएगा, तो वो रिक्रूटमेंट भी नहीं कर सकते। थर्ड वन इज वो ब्रांचेस ओपन नहीं कर सकते, ब्रांचेस ओपन नहीं कर सकते। अपना कोई भी नया ब्रांच, जब तक वो पीसीए में रहेंगे, वो कोई भी नया ब्रांच ओपन नहीं कर सकते, कोई भी अपना एक्सपेंशन नहीं कर सकते। उन पे ये रोक लगा दिया जाता है कि भैया आप कोई भी नया ब्रांच ओपन नहीं करेंगे जब तक आप पीसीए में रहेंगे। थर्ड वन इज उनका जितना भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, उनका जो डायरेक्टर्स का जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है उसको रोक दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होती है, स्टाफ्स को पर्क्स मिलते हैं, जो उनका हाउसिंग रेंट हो गया, पेट्रोल रेंट हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो मिलती है, वो सब चीज़ें आरबीआई बोलती है कि ये सब चीज़ें आप खर्चे कम कीजिए ताकि आपका फाइनेंशियल स्थिति सुधरे। आप स्टाफ को सैलरी दीजिए, बट उनको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रही हैं वो चीज़ें आप बंद कर दीजिए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उनको रोक दी जाती है। तो देखिए, अगर कोई बैंक पीसीए में आ गया तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि उसके रिक्रूटमेंट कम हो जाता है, रिक्रूटमेंट बंद हो जाता है, आप उसको कोई भी नया रिक्रूट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। तो पीसीए का मतलब समझ गए। अभी पीसीए में करंट में 4 बैंक्स हमारे यहाँ पे पीसीए के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में है। अभी पिछले साल पहले 11 बैंक्स थे, बहुत सारे बैंक्स ड्यू टू मर्जर, और जो पिछले साल जो फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया था सरकार द्वारा बैंकों में, उसकी वजह से बाकी बैंक निकल गए हैं, बट 4 बैंक अभी भी पीसीए में हैं। वो बैंक कौन कौन से है वो देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकेंड वन इज आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक। थर्ड वन इज आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक। एंड फोर्थ वन इज यूको बैंक। ये 4 बैंक अभी पीसीए में है हमारे यहाँ। बाकी जो ड्यू टू मर्जर और बाकी चीज़ों की वजह से और जो बाकी बैंक से वो निकल गए हैं। इतना जो एनपीए का बेसिक कॉन्सेप्ट था ये इतना ही था। आगे जब हम अगले क्लासेस में आएंगे, इसके अगले सेशन में आएंगे, तो हम इसको लेके आएंगे आपका एनपीए का रिकवरी टूल्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस समय आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और हम आगे भी ऐसे सेशंस लेके आते रहेंगे। तो इसीलिए हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो अगले सेशन तक के लिए गुड बाय। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।